लेकिन ये पूरी चर्चा का जो वक्त है वो हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी को जब कल रोका गया, उसके बाद 2 बार 3 बार जब भी वो बोलने के लिए आया, वो वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहते थे, जनरल निर्वाणे के किताब का जिक्र करना चाहते थे, लेकिन उनको वो अलाउ नहीं किया गया। तब से सदन में लगातार हंगामा है। कल 8 सांसदों को हंगामा करने के आरोप में उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। आज फिर जब चर्चा की शुरुआत हुई तो हंगामे का दौर चला। निशिकांत दुबे भी पहुंचे। आज राहुल गांधी एक किताब भी लेकर आए थे जनरल निर्वाणे की, और जाहिर सी बात है उस किताब के जवाब में कुछ किताब लेकर निशिकांत दुबे भी पहुंचे। और जब निशिकांत दुबे अपना बयान दे रहे थे उस दौरान उन्होंने कई किताब का जिक्र किया। इस पर विपक्ष के सांसद काफी नाराज हुए कि जब राहुल गांधी को किताब का जिक्र नहीं करने दिया जा रहा है, मैगजीन को कोट नहीं करने दिया जा रहा है, तो फिर ऐसा दोहरा चरित्र, दोहरा क्रियाकलाप क्यों हो रहा है कि निशिकांत दुबे को इसके लिए अलाउ किया जा रहा है। इसके विरोध में विपक्ष के सांसद स्पीकर के चेंबर में भी गए, वहां भी उन्होंने विरोध किया और अभी भी विरोध जारी है। लगातार संसद के हर हिस्से में एक तरह से आप कहें मकर द्वार से लेकर अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह हंगामा जारी है। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को बोलना है और जाहिर सी बात है विपक्ष उस वक्त भी हंगामा करेगा, इसलिए दिलचस्प होगा कि 5 बजे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और इतने हंगामे के बीच क्या वो अपनी बात सबके सामने रख पाते हैं। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा के अंदर चल रही रार सदन के बाहर भी देखने को मिली। जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आए। राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा तो वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं देश के दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। लोकसभा में पिछले 3 दिनों से जमकर हंगामा हो रहा है। सदन के अंदर दिखाई दे रही सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच की रार बुधवार को सदन के बाहर भी दिखाई दी। सदन के बाहर कांग्रेस सांसदों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे राहुल गांधी और बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़े। दरअसल बुधवार को राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ मकर द्वार पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उन पर टिप्पणी करते हुए कहा ये जंग जीत कर आए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू की इस टिप्पणी का जवाब खुद राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर कहा, देखो एक गद्दार ठीक बगल से गुजर रहा है, उसका चेहरा देखो। रवनीत सिंह बिट्टू जब पास आए तो राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो भाई, मेरे धोखेबाज दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आओगे। इस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं देश के दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। इस पूरे एपिसोड में कहीं न कहीं राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहने की जरूरत क्या थी। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ कहा कि उनका रवैया कहीं से भी गलत नहीं था। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बंगाल एसआईआर पर मचे विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग, बंगाल राज्य चुनाव आयोग को नोटिस किया है। अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातों को बताना होगा जो सवाल ममता बनर्जी ने उठाया। दरअसल में शुरू से ही जब से एसआईआर हो रही है, खासकर बंगाल में, ममता बनर्जी जो नाम काटे गए हैं और उसके अलावा जो सुनवाई हो रही है, जो संदिग्ध वोटर्स हैं उन पर जो सुनवाई हो रही है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं और उनका आरोप है कि जानबूझ करके टीएमसी समर्थित लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और 58 लाख नाम ऐसे पहले राउंड में कटे हैं और अब जो है करीब 1 करोड़ से ऐसे संदिग्ध नाम है जिनकी सुनवाई हो रही है, जिनके कागजात मांगे जा रहे हैं। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को जवाब देना। आप कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो ममता बनर्जी का पूरा समर्थन करेंगी इस मामले में। एक दिन पहले ममता बनर्जी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक की, लेकिन वो बैठक से बीच में छोड़कर बाहर निकल गयी और आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अहंकार दिखाया और उन्हें अपमानित किया। वहीं राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं वे उनकी पार्टी के समर्थक हैं और बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोग भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद से ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं और एक बार फिर
महाभियोग मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने ऐलान किया है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होगी तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि आज क्या क्या घटित हो रहा है ये सबको पता है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि अब हमारा संघर्ष शुरू होगा। शिवपाल ने कहा कि इटावा के जिलाधिकारी से मुलाकात करके उन्होंने बीजेपी के लोगों की शिकायत की है। बीजेपी के लोग बीएलओ और बीएलओ को डरा धमका रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि आज वो धरना का मूड बनाकर आए थे, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शिवपाल यादव के पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज मणिपुर में एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री मणिपुर को मिल जाएगा। यूमनाम खेमचंद सिंह को आज यहाँ पे 4 बजे शपथ दिलाया जाएगा और यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण करके मणिपुर के संभालने की यहाँ पे गद्दी पे बैठेंगे। जिस तरह से मणिपुर में लगातार कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हिंसा हो रही है, लगातार यहाँ की हिंसकता की गतिविधियों से सभी जगहों पे यहाँ पे सीआरपीएफ केंद्रीय बलों की तैनाती किया गया है। जगह जगह पे बैरिकेड किया गया है और हिंसा के बाद यहाँ पे राष्ट्रपति मणिपुर में पूरे लगा दिया गया था। जिस तरह से यूमनाम खेमचंद को ये बेहद संघ के करीबी बनाए जाते हैं। 2000 यहाँ पे जिस तरह से 22 में एक बार मुख्यमंत्री इनका बनने का पूरा चांस था और अब इनको इस तरह से मुख्यमंत्री पद का यहाँ पे जिम्मा सौंपा जा रहा है। इनके साथ साथ कई मंत्री हैं जो शपथ लेंगे और लगातार राष्ट्रपति शासन के बाद हिंसा की गतिविधियों में यहाँ पे विराम लगा था और एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से आज मणिपुर को नया मुख्यमंत्री मिल जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। पिछले 6 दशक से राजनीति में सक्रिय शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है कि मैं विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 58 साल से राजनीति में हूं और कभी भी सदन की कार्रवाई में अनुपस्थित नहीं रहा। मैं बजट सुनना चाहता था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मैं बजट में नहीं जा सका। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने देना चाहिए था, क्योंकि नरवणे सेना प्रमुख थे। ऐसे में अगर विपक्ष कुछ चर्चा करना चाहता था तो ये चर्चा होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत अमेरिका का जो टैरिफ को लेकर समझौता हुआ है उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, अगर अमेरिका बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है तो इसका असर हमारे किसानों पर पड़ेगा। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। प्लेन हादसे में मारे गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा की गई मोबाइल पर आखिरी बातचीत का क्लिप सामने आया है। अजित पवार ने अपना आखिरी मोबाइल फोन अपने करीबी कार्यकर्ता श्रीजीत पवार को किया था। ये फोन कॉल प्लेन से ही किया गया था और करीब 8:37 पर किया गया था और हादसा 8:45 पे हुआ था। यानी हादसे के ठीक 8 मिनट पहले अजित पवार ने ये फोन कॉल किया था। बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान श्रीजीत पवार ने ये ऑडियो क्लिप जारी किया। ये बातचीत भी तभी संभव हो पाई थी जब अजित पवार का विमान नेटवर्क रेंज में आया था। दोनों के बीच बातचीत मराठी में हुई। इस बातचीत से साफ होता है कि अंतिम क्षण तक अजित पवार की भूमिका सभी जाति और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की रही। अपने सिद्धांतों और सामाजिक समरसता की सोच को उन्होंने आखिरी पल तक बनाए रखा था। बता दें कि पिछले हफ्ते 28 जनवरी को मुंबई से बारामती के लिए एक विशेष विमान ने उड़ान भरी थी। अजित पवार इसी विमान में सवार थे जो हादसे का शिकार हो गया। अजित पवार समेत इस विमान हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे की जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब की राजनीति में गर्माहट दिखाई देने लगी है और यही कारण है कि अब लग रहा है कि मिशन 2027 की सारी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी के चलते ही विक्रम मजीठिया क्योंकि नाभा की जेल से रिहा हो चुके हैं और पंजाब सरकार को निशाने पर भी लिया जा रहा है। और कल मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जिस तरह से बिना नाम लिए डेरा ब्यास के चीफ गुरिंदर सिंह ढिल्लों के ऊपर तंज कसा गया और उसके बाद पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गर्माती दिखाई दी। खासकर अपोजिशन पार्टियों द्वारा इस तंज को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए गए, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, रवनीत सिंह बिट्टू हो या फिर श्रोमणी अकाली दल के नेताओं द्वारा।
और बेशक विक्रम मजीठिया के घर भी इस समय अलग अलग लोगों के मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और बहुत सारे श्रोमणी अकाली दल के नेताओं ने उनसे मुलाकात भी की है और मौजूदा स्थिति के मद्देनजर श्रोमणी अकाली दल ने कल अपनी कोर कमेटी की बैठक भी बुला ली है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान के पूर्व विधायक बलजीत यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर अब उन्हें कोर्ट में पेश करने ले जाया जा रहा है। इन पर आरोप है कि विधायक निधि फंड से इन्होंने बड़े स्तर पर घपला किया था और करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए का क्रिकेट के बैट बॉल वगैरह खरीदे थे और उसी के दौरान यह पूरा घपला भी किया, क्योंकि कई ऐसी संस्थाओं से इन्होंने खरीद लिया जिन्होंने की फर्जी बिलिंग की थी और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने की सप्लाई की नहीं और उससे पहले ही उन्हें अमाउंट दे दिया गया। तो इस तरह के संगीन आरोप में कल बलजीत यादव को दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया गया था और ईडी अब इन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की रिमांड पे लेगी। इससे पहले एसीबी ने मामला दर्ज किया था और इस पूरे भ्रष्टाचार का एसीबी की तरफ से खुलासा हुआ था और ईडी भी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि बलजीत यादव पर लगे आरोपों को लेकर अब ईडी और क्या खुलासा नया करती है और पूछताछ में कितने दिन रिमांड लेकर उन पर आगे की कार्रवाई होती है। तो विधायक निधि फंड में घपले के आरोप में बलजीत यादव की ईडी द्वारा गिरफ्तारी हुई है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बेहद ही बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर और मारे गए आतंकियों से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए दोनों आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो न्यूज़ 24 के पास हैं। इन दोनों आतंकियों के नाम है जुबेर और मावी। लंबे समय से सुरक्षा बलों को इन दोनों आतंकियों की तलाश थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों को ये आतंकी अंजाम दे चुके थे और सीमा पार से लगातार अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। सीमा पार से इन आतंकियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, करो या मरो। लेकिन अब ये आतंकी कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हमारे बहादुर जवानों की गोली से मारे जरूर गए। इन आतंकियों ने कोशिश की कि वो जंगल में बने हाइडआउट्स में छिप सकें और जैसे ही हमारे बहादुर जवानों ने इन आतंकियों को देखा, उन पर फायरिंग की। आतंकी जो थे केव के अंदर चले गए, यानी गुफा के अंदर चले गए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने उस गुफा को उड़ा दिया और दोनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। अभी भी इलाके में बड़े पैमाने पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ताकि अगर कोई और आतंकी वहां छिपा हो, बचा हो, उस आतंकी को भी मारा जाए। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। ऑनलाइन गेमिंग के चलते भोपाल के इसी घर में एक मासूम बच्चा, जिसकी उम्र महज 13 से 14 साल है, 8वीं क्लास का बच्चा है अंश, उसने घर में खुदकुशी कर ली। ये वही घर है, यहाँ पर परिवार के साथ रहता था, इकलौता बच्चा है। लेकिन कल जो घटना हुई कि जब परिवार के लोग किसी कार्यक्रम में गए थे, 13वीं के कार्यक्रम में, तब घर आकर देखा कि उनका बच्चा यहाँ पर उसने खुदकुशी कर ली, फांसी पर लगा ली। आपको बता दें कि इस तरह के मामले लगातार सामने आए हैं। अंश जो है वो काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव था, लेकिन उसको ऑनलाइन गेम की लत लग चुकी थी। टास्क मिला था और लगातार टास्क के चलते ही घर वालों का ये कहना है कि उसने कुछ पैसे भी जो अकाउंट से, उसके 20,000 से आसपास कुछ पैसे भी उसके अकाउंट से गए थे। और इस तरह की जो घटना हुई, इसके बाद घर वालों को भी काफ़ी दुख है। किस तरह जो ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते उनके परिवार का एक मासूम बच्चा, इकलौता बेटा यहाँ पर उन्होंने खो दिया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। पटना पुलिस की साइबर यूनिट ने एक बड़े साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया है और इस गिरोह से जुड़े करीब 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना के 3 कॉल सेंटरों पे अलग अलग ढंग से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था और जहां से साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। पटना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर यूनिट को इस पूरे मामले में सक्रिय किया गया और इस मामले में जो छापेमारी की गई तो वहाँ 3 कॉल सेंटर से करीब 22 लोग गिरफ्तार किया गया, जिनमें 17 लड़कियाँ हैं। ये लोग अलग अलग नंबरों से जो IRCTC के एजेंट होते थे उनसे संपर्क करते थे और उनके कोड वर्ड के आधार पर यह ठगी की घटना को अंजाम देते थे। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को भी यहां से संचालित किया जाता था, बाकायदा उसका चैम्बर बना था। पुलिस ने पूरे मकान को सील कर दिया है और इस पूरे मामले में आगे की जाँच चल रही है। इस पूरे खुलासे में यह साफ हो गया है कि इनका नेटवर्क सिर्फ पटना नहीं है बल्कि देश के अलग अलग शहरों में है और पटना से बैठ के अलग अलग शहरों में अपना नेटवर्क संचालित करते थे। फिलहाल इसके 3 सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है जो पटना के 3 अलग अलग मकानों को रेंट पर लेकर वहां कॉल सेंटर के रूप में चलाते थे।
जिन लोग 22-17 लड़कियों को पकड़ा गया है वो यहाँ काम करती थी और सभी को गिरफ्तार करने के बाद अब जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। अगर आप बिहार की सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है या फिर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है या फिर आपके गाड़ी के जो कागजात हैं वो पूरे नहीं है तो कभी भी आपका चालान कट सकता है। और बार बार चालान कटने से या फिर यातायात के नियम के उल्लंघन करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस को भी रद्द कर सकती है परिवहन विभाग। जी हाँ, यह बिल्कुल सही खबर है कि अब लापरवाह ड्राइवर पर परिवहन विभाग जो है वह काफी सख्त हो गई है और उसने कठोर कदम उठाते हुए करीब 52,000 ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। तो अगर आप बिहार में ड्राइविंग कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।